टेलीग्राफ। जब मोन्सियो और मादाम द विलेफोर अपने अपार्टमेंट में लौटे तो उन्हें झांत हुआ कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जो उनसे भेंट करने आए थे, ड्राइंग रूम में ले जाए गए हैं और वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मादाम द विलेफोर इतनी व्याकुल थीं कि सीधे भीतर न जाकर पहले अपने शयन कक्ष में चली गईं, जबकि राज अभियोजक अधिक संयत था और तुरंत ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया। परंतु वह चाहे जितना अपने भावों को नियंत्रित करने और उन्हें चेहरे पर प्रकट न होने देने में सफल रहा हो, मोन्सियो दे विलेफोर अपने मस्तक से उस छाया को पूर्णतः दूर न कर सका। अतः काउंट उसे एक दीप्तिमान मुस्कान से अभिवादन करते हुए उसके चिंताग्रस्त गंभीर भाव को देखे बिना न रह सका। हे ईश्वर, विलेफोर, मोंटे क्रिस्टो ने प्रारंभिक अभिवादन के आदान प्रदान के बाद कहा। क्या बात है? क्या मैं ऐसे समय आ गया हूं जब आप कोई अत्यधिक गंभीर अभियोग पत्र तैयार कर रहे थे? विलेफोर ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। नहीं, काउंट, उसने कहा, यहां तो मैं स्वयं ही पीड़ित हूं। मैं अपना ही मुकदमा हार रहा हूं और यह अभियोग संयोग, हठ और मूर्खता के परिणाम स्वरूप तैयार हुआ है। आपका क्या अभिप्राय है? मोंटे क्रिस्टो ने पूर्ण सहानुभूतिपूर्ण जिज्ञासा का प्रदर्शन करते हुए पूछा। क्या वास्तव में आपको कोई गंभीर दुर्भाग्य झेलना पड़ा है? ओह काउंट, विलेफोर ने शीतल कटुता से कहा, यह उल्लेख योग्य नहीं, कुछ नहीं, केवल एक आर्थिक हानि। अच्छा, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, एक आर्थिक हानि उस व्यक्ति के लिए तुच्छ बात है जिसके पास आपकी जैसी विशाल संपत्ति और उतना ही व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण हो। हाँ, विलेफोर ने उत्तर दिया, मुझे धन की चिंता नहीं। यद्यपि सब कुछ जोड़कर देखें तो 9 लाख फ्रांक की राशि एका या कम से कम झुंझलाहट की एक ध्वनि के योग्य तो है। पर मुझे मुख्यतः उस भाग्य के मोड़ से खिन्नता है। संयोग, नियति, मैं नहीं जानता उस शक्ति को क्या कहूं जिसने अभी मुझ पर आघात किया है, मेरी आर्थिक आशाओं को नष्ट करते हुए, और शायद मेरी पुत्री के भविष्य को भी, एक जर्जर वृद्ध पुरुष की सनक के कारण। अरे, काउंट ने कहा, ये क्या? आपने कहा 9 लाख फ्रांक? इतना धन तो एक दार्शनिक को भी खेद दे सकता है। ये किसने आप पर थोपा? मेरे पिता ने, जिनका मैंने आपसे उल्लेख किया था। वास्तव में, नोर्तिएर, पर मुझे तो स्मरण है आपने कहा था कि वे पूर्णतः पक्षाघातग्रस्त हैं और अपनी सभी क्षमताओं से वंचित। हाँ, शारीरिक क्षमताओं से, क्योंकि वे ना हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। परंतु जैसा आप देख रहे हैं, इसके बावजूद वे सोचते हैं, इच्छा करते हैं और कार्य करते हैं। मैं अभी 5 मिनट पहले उन्हें छोड़कर आया हूँ और इस समय वे 2 नोटरियों को अपनी अंतिम वसीयत लिखवा रहे हैं। तो उन्होंने अवश्य बोला होगा। उन्होंने उससे भी बेहतर किया। उन्होंने स्वयं को समझा दिया। कैसे? एक दृष्टि से उनकी आंखें अब भी जीवित हैं और जैसा आप देख रहे हैं, उनकी दृष्टि मार सकती है। मेरे मित्र, मादाम द विलेफोर ने कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा, संभव है आप स्थिति को कुछ बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हो। मादाम, काउंट ने झुककर कहा, और प्रत्युत्तर में मादाम द विलेफोर ने उसे अपनी अत्यंत सौम्य मुस्कान दी। तो मोन्सियो दे विलेफोर मुझे क्या बता रहे थे? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। और ये हृदय परिवर्तन? असमझनीय, यही शब्द है, राज अभियोजक ने कंधे उचकाते हुए दोहराया। एक वृद्ध की सनक। और क्या उन्हें अपना निर्णय बदलने का कोई उपाय नहीं है? मादाम द विलेफोर ने कहा, यह पूर्णतः मेरे पति की शक्ति में है कि वे सुनिश्चित करें कि वसीयत वेलांतिन के प्रतिकूल बनने के स्थान पर उसके पक्ष में बने। काउंट ने देखा कि दंपति रूपक भाषा में बोलने लगे हैं, तो उसने अन्यमनस्कता का भाव धारण कर लिया और अपना अत्यंत गहन ध्यान तथा स्पष्ट अनुमोदन ए द्वार पर केंद्रित कर दिया, जो पक्षियों के पीने के पात्र में स्याही उंडेल रहा था। अब प्रिय,
विलेफोर ने पत्नी से कहा, तुम जानती हो कि मुझे अपने ही घर में अत्याचारी बनना प्रिय नहीं, और न ही मैंने कभी सोचा कि संसार का भाग्य मेरी आज्ञा पर निर्भर है। तथापि यह आवश्यक है कि मेरे निर्णयों का सम्मान मेरे परिवार में हो, और एक वृद्ध की मूर्खता तथा एक बालक की सनक को उस योजना को विचलित करने की अनुमति न दी जाए जिसे मैंने कई वर्षों से मन में स्थिर कर रखा है। बैरन दैपिने मेरा मित्र था, जैसा तुम जानती हो, और उसके पुत्र से संबंध पूर्णतः उपयुक्त है। क्या तुम्हें लगता है, मादाम de विलेफोर ने पूछा, कि वेलांतिन उसके साथ मिली हुई हो सकती है? विचार करो, वह सदा से इस विवाह के विरोध में रही है, और मुझे आश्चर्य न होगा यदि हमने अभी जो कुछ देखा और सुना वह दोनों के बीच पूर्व नियोजित योजना का परिणाम हो। मेरा विश्वास करो, विलेफोर ने कहा, कोई भी व्यक्ति यूं ही 9 लाख फ्रांक की संपत्ति नहीं छोड़ देता। वह संसार भी छोड़ देती, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व वह मठ में जाना चाहती थी। कोई बात नहीं, विलेफोर ने दृढ़ता से कहा, मैं आग्रह करता हूं, यह विवाह होगा। आपके पिता की इच्छा के विरुद्ध भी? मादाम दे विलेफोर ने विषय बदलते हुए कहा, यह गंभीर बात है। मोंटे क्रिस्टो सुनता हुआ भी न सुनने का अभिनय कर रहा था, पर हर शब्द उसके श्रवण में आ रहा था। मुझे कहना होगा कि मैंने अपने पिता का सदैव सम्मान किया है, विलेफोर ने कहा, क्योंकि प्राकृतिक पुत्र धर्म के अतिरिक्त मैं उनकी नैतिक श्रेष्ठता से भी परिचित था, और क्योंकि पिता हमारे लिए दुगुने पवित्र होते हैं, हमारे सृष्टा भी और हमारे स्वामी भी। पर आज मैं उस वृद्ध में कोई बुद्धि नहीं पहचानता जो पुत्र पर उस घृणा की स्मृति उतार रहा है जो अब केवल पिता के प्रति रही स्मृति मात्र है। मेरे लिए उसके मनोविकारों के अधीन अपना आचरण करना हास्यास्पद होगा। मैं नोर्तियर का अत्यंत सम्मान करता रहूंगा। वे जो आर्थिक दंड मुझ पर लगा रहे हैं उसे बिना शिकायत स्वीकार करूंगा, पर अपने संकल्प में अडिग रहूंगा, और संसार देखेगा कि सामान्य बुद्धि मेरे पक्ष में है। अतः मैं अपनी पुत्री का विवाह बैरन फ्रांच दैपिने से करूंगा, क्योंकि मेरे मत में यह विवाह उत्तम और सम्मानजनक है, और अंततः इसलिए भी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जिससे मैं चाहूं। क्या? काउंट ने कहा, जिसकी स्वीकृति के लिए अभियोजक लगातार उसकी ओर देखता रहा था। क्या क्या मैं ठीक समझ रहा हूं कि नोर्थियर वेलांतिन को केवल इसलिए वंचित कर रहे हैं क्योंकि वह बैरन फ्रांस दैपिने से विवाह करने जा रही है? हाँ, ईश्वर की शपथ। हाँ, हाँ, यही कारण है, विलेफोर ने कंधे उचकाते हुए कहा। कम से कम जहां तक दिखाई देता है, मादाम दे विलेफोर ने जोड़ा। वास्तविक कारण यही है। विश्वास कीजिए, मैं अपने पिता को जानता हूं। क्या आप ऐसी बात की कल्पना कर सकते हैं? युवा स्त्री ने कहा। मैं आपसे पूछती हूँ, नोर्तियर को फ्रांच दैपिने किसी अन्य व्यक्ति से कम स्वीकार्य कैसे लग सकता है? निस्संदेह, काउंट ने कहा, मैं फ्रांस दैपिने से मिल चुका हूँ, जनरल डीड कैसनल के पुत्र से, मेरा ख्याल है, जिन्हें किंग चार्ल्स दशम के अधीन बैरन दैपिने बनाया गया था। ठीक वही, विलेफोर ने उत्तर दिया। वह तो मुझे अत्यंत आकर्षक युवक प्रतीत हुआ। अतः यह केवल बहाना होगा, मुझे पूरा विश्वास है, मादाम द विलेफोर ने कहा। वृद्ध पुरुष अपने स्नेह को लेकर ईर्ष्यालु होते हैं। नोर्तियर नहीं चाहते कि उनकी पौत्री विवाह करे। पर क्या इस घृणा का कोई कारण है? ईश्वर जाने, कौन बता सकता है? शायद कोई राजनीतिक विरोध? संयोग से मेरे पिता और दी एपिने के पिता उन तूफानी कालों से गुजरे थे जिनके अंतिम दिन ही मैंने देखे, विलेफोर ने कहा। क्या आपके पिता बोनापार्टवादी नहीं थे? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। मुझे स्मरण है, आपने ऐसा कुछ कहा था। मेरे पिता सबसे बढ़कर जैकोबिन थे, विलेफोर ने कहा, अपनी सामान्य सावधानी छोड़ने को विवश होकर।
नेपोलियन ने जो सेनेटर का वस्त्र उनके कंधों पर डाला, उसने केवल मनुष्य को ढंका, बदला नहीं। जब मेरे पिता षड्यंत्र करते थे, तो सम्राट के लिए नहीं, पूर्वों के विरुद्ध करते थे, क्योंकि उनमें यह भयानक गुण था कि वे किसी अप्राप्य यूटोपिया के लिए नहीं, केवल प्राप्त करने योग्य वस्तु के लिए संघर्ष करते थे। और उसे पाने हेतु वे मोंटार्नी के भयानक सिद्धांतों को लागू करने से भी नहीं हिचकते थे, जो किसी भी सीमा से नहीं डरते थे। तो बात स्पष्ट है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। नोर्तिएर और दैपिने का राजनीतिक क्षेत्र में सामना हुआ होगा। मेरा विश्वास है कि जनरल दैपिने, यद्यपि नेपोलियन के अधीन सेवा करते थे, हृदय से राजभक्त ही रहे। क्या वही नहीं जिनकी एक संध्या हत्या कर दी गई थी, जब वे एक नेपोलियन क्लब से लौट रहे थे, जहां उन्हें कुछ लोगों ने यह सोचकर बुलाया था कि वे उनके विचारों से सहमत हैं? विलेफोर ने काउंट की ओर आतंक के निकट पहुंचती दृष्टि से देखा। क्या मैं भूल कर रहा हूं? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। कदापि नहीं, मादाम दे विलेफोर ने कहा। इसके विपरीत, आप पूर्णतः सही हैं, और इसी कारण जो आपने अभी उल्लेख किया तथा उस पुरानी शत्रुता को समाप्त करने के लिए ही विलेफोर ने सोचा कि उन दो बच्चों को प्रेम के बंधन में बांधा जाए, जिनके पिता घृणा से विभक्त थे। क्या महान विचार है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। उदार विचार, और ऐसा जिसे संसार सराहे। सचमुच ये सुंदर होगा देखना कि नोर्तिएर द विलेफोर फ्रांज दैपिने की पत्नी बने। विलेफोर कांप उठा और काउंट की ओर ऐसे देखा मानो उसके शब्दों के पीछे छिपे गहरे उद्देश्यों को पढ़ लेना चाहता हो। पर काउंट का चेहरा उसी सौम्य मुस्कान से स्थिर था, और अभियोजक चाहे जितना प्रयत्न करता, उससे आगे कुछ न देख सका। अतः विलेफोर ने पुनः आरंभ किया। यद्यपि वेलांतिन के लिए अपने दादा की संपत्ति खोना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं इसे विवाह निरस्त करने का कारण नहीं मानता। मुझे नहीं लगता दैपिने इस आर्थिक आघात से निरुत्साहित होंगे। वे समझेंगे कि मैं धन से अधिक मूल्यवान हूं, क्योंकि मैं अपना वचन निभाने हेतु उसे त्यागने को तैयार हूं। और फिर वे जानेंगे कि वेलांतिन अपनी माता की संपत्ति की उत्तराधिकारी है, जिसका प्रबंधन उसके मातामह और मातामही सेंट मैरिन दंपति करते हैं, और दोनों उससे अत्यंत प्रेम करते हैं। और वे उतने ही प्रेम और देखभाल के योग्य हैं जितनी वेलांतिन ने नोर्तिएर के लिए दिखाई है, मादाम द विलेफोर ने कहा। संयोग से वे 1 महीने में या उससे भी कम में पेरिस आ रहे हैं, और ऐसे अपमान के बाद वेलांतिन उस निरंतर सेवा से मुक्त हो जाएगी जो वह पहले नोर्तियर के साथ निभाती थी। काउंट इन सब आहत अभिमानों और क्षतिग्रस्त स्वार्थों की विसंगत ध्वनियों को सहनशीलता से सुनता रहा। फिर एक क्षण के मौन के बाद बोला, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि नोर्तियर वेलांतिन को इसलिए वंचित कर रहे हैं कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह कर रही है जिसके पिता से उन्हें घृणा थी, तो वे आपके प्रिय एदवार में वही दोष नहीं देख सकते। निश्चय ही, बिल्कुल नहीं, मादाम दे विलेफोर ने ऐसे स्वर में कहा जिसका वर्णन कठिन है। क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं, भयानक अन्यायपूर्ण? एदवार भी उतना ही नोर्तियर का पौत्र है जितनी वेलांतिन। फिर भी यदि वेलांतिन का फ्रांस से संबंध न होता, तो नोर्तियर सब कुछ उसी को दे देते, और फिर एदवार परिवार का नाम धारण करता है। पर मान लीजिए दादा सचमुच उसे वंचित कर भी दें, तब भी वह उससे 3 गुना अधिक धनी रहेगी। इस घाव में चाकू घुमाकर काउंट मौन हो गया। आइए, काउंट, विलेफोर ने कहा, आइए इन पारिवारिक क्लेशों की चर्चा यहीं समाप्त करें। हाँ, मेरा धन निर्धनों को समृद्ध करेगा। आजकल सच्ची संपत्ति उन्हीं के पास है। हाँ, मेरे पिता ने बिना कारण मेरी वैध अपेक्षाओं को अस्वीकार किया है, पर मैं विवेक और हृदय दोनों से मनुष्य की भांति आचरण करूंगा। मैंने दैपिने से उस धन की आय का वचन दिया है, और वह उसे प्राप्त करेंगे, चाहे मुझे कितना ही सहना पड़े। तथापि, मादाम दे विलेफोर ने कहा,
उस एक विचार पर लौटते हुए जो निरंतर उनके मन के पीछे मंडरा रहा था। शायद यह बेहतर होगा कि यह सब मोन्सियो डेपिने को बता दिया जाए, जो हमें इस सगाई से मुक्त कर सकते हैं। ओह! वह तो एक विपत्ति होगी, विलेफोर्ड चिल्ला उठा। विपत्ति? मोंटे क्रिस्टो ने दोहराया। निस्संदेह, विलेफोर्ड ने धीमे स्वर में कहा। टूटी हुई सगाई, चाहे कारण धन ही क्यों ना हो, एक युवती पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और फिर वे पुरानी अफवाहें, जिन्हें दबाने का मैंने प्रयास किया है, अधिक विश्वसनीय हो उठेंगी। पर ऐसा नहीं होगा, मोन्सियो डेपिने। यदि वे सज्जन हैं, तो वेलांतिन की संभावनाओं की हानि से स्वयं को और अधिक दृढ़ता से बंधा हुआ अनुभव करेंगे। अन्यथा वे शुद्ध लोभ से प्रेरित प्रतीत होंगे। नहीं, यह असंभव है। मैं मोन्सियो दे विलेफोर से सहमत हूँ, मोंटे क्रिस्टो ने मादाम द विलेफोर की ओर गहन दृष्टि से देखते हुए कहा। और यदि मैं इतना घनिष्ठ मित्र होता कि कोई सलाह देने का साहस करता, तो मैं सुझाव देता कि इस संबंध को इतना दृढ़ कर दिया जाए कि उसे तोड़ा ही ना जा सके, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ, मोन्सियो डेपिने शीघ्र ही पेरिस लौटने वाले हैं। संक्षेप में, मैं इस विवाह की व्यवस्था कर देता, जो मोन्सियो द विलेफोर को इतना सम्मान दिलाएगा कि वह संपन्न हो। विलेफोर उठ खड़ा हुआ, स्पष्ट प्रसन्नता से अभिभूत, जबकि उसकी पत्नी के गालों का रंग उड़ गया। अत्यंत अच्छा, उसने कहा, मोंटे क्रिस्टो को अपना हाथ देते हुए। मैं इसी की अपेक्षा कर रहा था। मैं आपकी उत्कृष्ट सलाह का लाभ उठाऊंगा। अतः सब यह माने कि आज यहां जो हुआ वह महत्वहीन है। हमारी योजनाओं में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। मोन्सियो, काउंट ने कहा, लोग चाहे जितने अन्यायी हों, वे आपके इस दृढ़ निश्चय के लिए आपका आभार मानेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके मित्र आप पर गर्व करेंगे। जहां तक मोन्सियो डेपिने का संबंध है, यदि उन्हें मादेमोआजेल दे विलेफोर को बिना किसी दहेज के भी स्वीकार करना पड़े, जो कि संभव नहीं, तब भी वे उस परिवार से जुड़कर प्रसन्न होंगे जिसके सदस्य अपना वचन निभाने और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए ऐसा त्याग कर सकते हैं। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ और प्रस्थान की तैयारी करने लगा। क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? मादाम द विलेफोर ने पूछा। मादाम, मुझे जाना ही होगा। मैं केवल आपको शनिवार के लिए आपके वचन की याद दिलाने आया था। क्या आपको भय था कि हम भूल जाएंगे? आप अत्यंत कृपालु हैं मादाम, पर मोन्सियो दे विलेफोर पर इतने गंभीर और कभी-कभी इतने अत्यावश्यक दायित्व होते हैं। मेरे पति ने वचन दिया है, मादाम द विलेफोर ने कहा। आपने अभी देखा कि वे उसे तब भी निभाएंगे जब उन्हें सब कुछ खोना पड़े। तो फिर तब कितनी अधिक जब उन्हें सब कुछ पाना हो। क्या हमें आपके शांजलीजे स्थित घर पर मिलना है? विलेफोर ने पूछा। नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। यही तो आपके आने को और भी प्रशंसनीय बनाता है। देहात में। देहात में? हाँ, पर कहाँ? पेरिस के निकट ही, आशा है। शहर के ठीक बाहर, द्वार से आधे घंटे की दूरी पर, ओतुई में। ओतुई में! विलेफोर चिल्लाया। अरे हाँ, मैं भूल गया था। मादाम ने मुझे बताया था कि आप ओतुई में रहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके घर ले जाया गया था। ओतुई में कहाँ? रियू द ला फोंतेन में। रियू द ला फोंतेन! विलेफोर ने घुटे हुए स्वर में दोहराया। कौन सा नंबर? 28 नंबर। तो आपने सेंट मेरेन का घर खरीद लिया है? विलेफोर चिल्लाया। सेंट मेरेन? काउंट ने कहा। क्या वह घर सेंट मेरेन का था? हाँ, मादम दे विलेफोर ने कहा। और क्या आप विश्वास करेंगे? क्या? आपको वह घर सुंदर लगा होगा, मेरा अनुमान है। अत्यंत मनोहर। तो सुनिए, मेरे पति कभी वहां रहना नहीं चाहते थे। ओह, मुझे कहना होगा मोन्सियो, मैं समझ नहीं सकता।
कि आपकी आपत्ति क्या हो सकती है। मुझे ओतुई पसंद नहीं, अभियोजक ने अपने भावों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया। आशा है, यह प्रसन्नता मुझे आपको आतिथ्य देने के सुख से वंचित नहीं करेगी? मोंटे क्रिस्टो ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं, काउंट, मैं आशा करता हूँ, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। विश्वास कीजिए, विलेफोर हकलाया। ओह, मैं कोई बहाना स्वीकार नहीं कर सकता, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। मैं शनिवार को 6 बजे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यदि आप नहीं आए तो मैं कल्पना करने लगूंगा कि अवश्य ही, कैसे कहूं, किसी अंधविश्वास या किसी रक्त रंजित कथा का संबंध उस घर से है जो 20 वर्षों से अधिक समय से निर्जन पड़ा है। मैं वहां रहूंगा, मोन्सियो लेकॉम्ट, मैं वहां रहूंगा, विलेफोर ने शीघ्रता से कहा। धन्यवाद, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। और अब कृपया मुझे विदा लेने की अनुमति दीजिए। अच्छा अच्छा, आपने तो स्वयं कहा था कि आपको हमें छोड़ना है, मादाम द विलेफोर ने कहा। और मुझे लगता है आप हमें यह भी बताने वाले थे कि क्यों, जब आपकी बात बीच में रुक गई। सच कहूं मादाम, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मुझे निश्चय नहीं कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कहां जा रहा हूं। अरे, बताइए तो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक निष्क्रिय व्यक्ति हूं, पर मैं एक ऐसी वस्तु देखने जा रहा हूं जिसने मुझे प्रायः घंटों रुककर निहारने को विवश किया है। और वह क्या है? एक टेलीग्राफ। लीजिए, कह दिया। टेलीग्राफ, मादाम द विलिफोर ने दोहराया। हाँ, बिल्कुल वही वस्तु, एक टेलीग्राफ। प्रायः किसी मार्ग के अंत में, किसी पहाड़ी की चोटी पर, धूप में, मैंने उन मुड़ने फैलने वाले काले भुजाओं को किसी विशाल भृंग के पैरों की भांति फैले देखा है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैंने उन्हें कभी बिना भाव विभोर हुए नहीं निहारा, यह सोचते हुए कि वे विचित्र संकेत जो वायु में इतनी शुद्धता से यात्रा करते हैं, एक मेज के पीछे बैठे अज्ञात व्यक्ति की इच्छाओं को 300 लीग दूर दूसरी मेज के पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। मानो बादलों की धूसरता या आकाश की नीलिमा पर उसी सर्वशक्तिमान स्वामी की इच्छा से लिखे जा रहे हों। तब मैंने जिन्हों, सिल्फों, ग्नोमों और अन्य गुप्त शक्तियों के विषय में सोचा और हंस पड़ा। कभी मेरी इच्छा नहीं हुई कि इन महान कीटों के पास जाकर उन्हें निकट से देखूं, जिनके श्वेत उदर और पतले काले पग होते हैं, क्योंकि मुझे भय था कि उनके पत्थरीले पंखों के नीचे मुझे कोई मानवीय चिन्ह मिलेगा, संकुचित, पांडित्यपूर्ण, गूढ़ विज्ञान और जादू विद्या से भरा हुआ। फिर एक सुहानी सुबह मैंने जाना कि हर टेलीग्राफ को चलाने वाला प्रेरक तत्व एक दीन क्लर्क होता है जो वर्ष भर में 1200 फ्रांक कमाता है और आकाश को खगोल शास्त्री की भांति देखने के स्थान पर, या जल को मछुआरे की भांति, या परिदृश्य को किसी निष्क्रिय दर्शक की भांति पूरा दिन उस श्वेत उदर काले पग वाले कीट को निहारते बिताता है जो उसके अपने समान ही है और 4 या 5 लीग दूर स्थित है। यह जानकर मेरी जिज्ञासा जागी कि इस जीवित कोशस्थ कीट को निकट से देखूं और उस मूक अभिनय को देखूं जो वह अपने खोल की गहराई से दूसरी कोशस्थ सत्ता तक प्रस्तुत करता है, एक के बाद एक डोर खींचते हुए। तो आप वहीं जा रहे हैं? हाँ। किस टेलीग्राफ पर? आंतरिक मंत्रालय वाले पर या वेधशाला वाले पर? नहीं, निश्चय ही नहीं। वहां मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे वे बातें समझने को बाध्य करेंगे जिन्हें मैं अज्ञात ही रहने देना चाहता हूं, और ऐसे रहस्य का स्पष्टीकरण करने पर आग्रह करेंगे जो उनकी पकड़ से परे है। नहीं, मैं कीटों के विषय में अपनी भ्रांतियां सुरक्षित रखना चाहता हूं। मनुष्यों के विषय में जो थीं, वे खो देना ही पर्याप्त है। अतः मैं न आंतरिक मंत्रालय के टेलीग्राफ पर जाऊंगा, न वेधशाला वाले पर। मुझे तो खुले देहात का कोई टेलीग्राफ चाहिए, जहां मैं उस व्यक्ति को उसकी मीनार में, उसकी शुद्ध अवस्था में
स्थिर देख सकूं। आप एक विचित्र प्रकार के अभिजात हैं, विलेफोर ने कहा। आप मुझे किस पंक्ति की जांच करने की सलाह देंगे? जो इस समय सबसे अधिक व्यस्त हो। तो फिर स्पेनी पंक्ति? ठीक वही। क्या आप चाहते हैं कि मैं मंत्री का एक पत्र दे दूं, जिसमें उनसे अनुरोध हो कि वे आपको समझाएं? नहीं, कदापि नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। इसके विपरीत, जैसा मैंने अभी कहा, मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। जैसे ही मैं समझ जाऊंगा, टेलीग्राफ रह ही नहीं जाएगा। वह मात्र मोन्सियो दुशातेल या मोन्सियो de मोन्तालिवे का संकेत रह जाएगा, जो बायोन के प्रीफेक्ट की ओर प्रेषित होगा और 2 ग्रीक शब्दों में छिपा होगा। मैं तो उस काले पग, भयावह शब्दों वाले प्राणी के प्रति अपनी श्रद्धा को उसी पवित्रता में सुरक्षित रखना चाहता हूं। तो आपको तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा और आप कुछ ना देख पाएंगे। नहीं, अब मैं चिंतित हो गया हूं। निकटतम कहाँ है? मेरा ख्याल है बायोन्न मार्ग पर। तो वही सही, बायोन्न मार्ग। वह शातियों वाला होगा। और उसके बाद फिर मोंतलेरी के टूर वाला, मेरा अनुमान है। धन्यवाद। विदा। शनिवार को आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा। द्वार पर काउंट की भेंट उन 2 नोटरियों से हुई, जो अब भी अभी वेलांतिन को उत्तराधिकार से वंचित कर लौट रहे थे और इस विचार से प्रसन्न थे कि उन्होंने ऐसा कार्य संपन्न किया है जो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा।